अपने अंदर की आवाज, जिसे हम इंट्यूशन या सिक्स सेंस भी कहते हैं, इसे कैसे बढ़ाएं? क्या टेलीपैथिक कम्युनिकेशन सच में पॉसिबल है? ऐसे कई गहरे स्पिरिचुअल सवालों के जवाब आज हम जानेंगे आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन की फैकल्टी प्रीति मैम से, जो हैप्पीनेस प्रोग्राम, यस प्लस प्रोग्राम, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम और सहज समाधि मेडिटेशन जैसे स्पिरिचुअल कोर्सेज की टीचर है। आर्ट ऑफ लिविंग से पिछले 24 सालों से जुड़ी हुई हैं। मैम आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है और उन्हें 21 सालों का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। तो प्रीति मैम, अ वार्म वेलकम टू विजडम स्टेप्स। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनवाइट फॉर दिस एनलाइटनिंग सेशन। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो मैम, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जो फाउंडेशनल क्वेश्चन है कि हम सुनते हैं स्पिरिचुअल मिस्ट्रीज के बारे में, स्पिरिचुअल मिस्टिसिज्म के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल मिस्टिसिज्म आखिर होता क्या है? स्पिरिचुअल मिस्टिसिज्म से मिस्टिसिज्म केवल देखते हैं। अभी हम किस चीज को मिस्टिक कहते हैं? जो हमारे लॉजिक में नहीं बैठता, जो हमारे बुद्धि के परे हो। जब हम ये मिस्टिसिज्म को एक्सप्लेन करने जाते हैं या इसको शब्दों में एक्सप्रेस करते तो उसका जूस निकल जाता है, तो उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। जी जी। पर मिस्टिसिज्म है क्या? देखो, हम ये जो जगत है इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? अपने पंचेंद्रियों के द्वारा, है ना। पर जो दृश्य जगत है वो मे बी 10% है। There is a lot of unseen things. जो अदृश्य है वो काफी सारा है, और ये मिस्टिसिज्म उससे कनेक्टेड है जी। तो कई बार हम बोलते हैं ना, मुझे ऐसे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है मतलब क्या? मुझे खुशी हो रही है, अभी मैं बहुत खुश हूँ। तो कितने खुश हो आप? ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप 10 खुश हो, 8 खुश हो? ये खुशी को कोई ऐसे वैल्यू नहीं, मैं 10 टन खुश हूँ, मैं 5 टन खुश हूँ, मैं 4 टन दुखी हूँ, ऐसे नहीं होता है ना। आप मेजर नहीं कर सकते इसको, इसको मेजर नहीं कर सकते। जी जी। तो ये जो सब कुछ मेजर नहीं कर सकता ना, वो सारा मिस्टिसिज्म में आ जाता है। ओके। जिसको नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, वो सब मिस्टिसिज्म में आ जाता है। जी जी। तो मेरे हिसाब से यही मिस्टिसिज्म है जो बुद्धि में नहीं बैठता, जो बुद्धि के परे, लॉजिक के परे। राइट। अभी आप किसी साइंटिस्ट से बात कर लो, कोई वैज्ञानिक से बात कर लो जो गहरा रिसर्च कर रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो वो आपको बोलेंगे मैं मेरे रिसर्च में जितना गहरा जा रहा हूँ, मुझे उतना पता चल रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। जी जी जी। ये आपने कई जाने माने साइंटिस्ट से सुना होगा। राइट। तो ज्ञान कभी पूरा होता नहीं है। तो हमारे पास भी जो ज्ञान है ना, वो लिमिटेड ही है। अब हमारा लॉजिक उस लिमिटेड ज्ञान में खेल रहा है, तो हमारा लॉजिक भी अधूरा ही होता है। जी। तो मिस्टिसिज्म है ना, ये ज्ञान और लॉजिक के दायरे के परे है। राइट। इसलिए वो मिस्टिक है। उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए। अगर बहुत उसको आप बोल रहे हैं कि शब्दों में उसको डिफाइन करने का ट्राई करें, तो उसकी वो एक फ्रेगनेंस निकल जाएगी उसे प्रोबब्ली। हाँ, ये अनुभूति की बात होती है। ये हाँ। मेरा अपना खुद का अनुभव है, ये आपका, ये पर्सनल लेवल पे होता है। जी 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 जी। तो मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आजकल एक टर्म बहुत लोग यूज करते हैं जिसको कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। ऑल्दो ये एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, बट जो भी मैं स्पिरिचुअल वीडियोस देखता हूँ, स्पिरिचुअल टॉक सुनता हूँ, इसमें टर्म के इर्द-गिर्द काफी खेला जाता है, इसके रेफरेंस लिए जाते हैं। तो आपके अनुसार मैम, क्वांटम एंटेंगलमेंट का स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है? देखा जाए तो कुछ कनेक्शन नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्वांटम फिजिक्स का एक पार्ट है जहाँ पे 2 क्वांटम पार्टिकल्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं जी। और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये दोनों पार्टिकल्स में जितना भी अंतर हो, जितनी भी दूरी हो, वो मैटर नहीं करती। वो लाइट ईयर्स तक भी बड़ा डिस्टेंस हो, तब भी वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वाओ। तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट बड़ा दिलचस्प शब्द लगता है, जी। बिकॉज ऑफ द वर्ड एंटेंगलमेंट, व्हिच इज लाइक टोटली वेरी कनेक्टेड टू बीइंग वेरी इमोशनल। इमोशंस से जुड़ा होता है एंटेंगलमेंट, और क्वांटम ये भौतिक शास्त्र से जुड़ा हुआ शब्द है। तो हाँ, ये काफी रुचि पैदा करता है। पर अगर इसको आध्यात्मिक जगत से जोड़ना ही है तो वो ऐसे होगा कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ जुड़ा हुआ है। देखो, भारत का सबसे बड़ा गिफ्ट अगर दुनिया को कुछ है तो वो वसुधैव कुटुंबकम है जी। जैसे हमारे परिवार में हम 4 लोग 5 लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से,
वसुधैव कुटुंबकम तो सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को जोड़ता है। जी जी। तो ये जो फैब्रिक ऑफ रियलिटी है, ये जोड़ने की बात ही करता है। वाह। तो हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ ही है। अभी क्या है ना, जो चीजें साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, जिसको साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, उसको अगेन हम ये मिस्टिसिज्म में डाल देते हैं। तो ये जो इंटरकनेक्टेडनेस की बात है, ये अभी क्वांटम सेंस में, फिजिक्स में अभी इसको बहुत सारा रिकॉग्निशन मिल रहा है। पर हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो वेदास है, इसमें तो ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। जी जी। मतलब हजारों सालों से ये पता ही है, पर अभी जब किसी चीज को साइंटिफिक बैकिंग मिल जाता है तो फिर वो उसको एक स्टैम्प मिल जाता है। राइट, ऑथेंटिसिटी का स्टैम्प मिल जाता है। करेक्ट। बट बिल्कुल सही बात है, वसुधैव कुटुंबकम इतनी अच्छी कमाल की फिलॉसफी है, क्योंकि जैसे हम अपनी फैमिली के पास बैठे होते हैं, वी फील वेरी कंफर्टेबल, काफी सहज महसूस करते हैं। बट बाहर जगत में जाके फिर हमें डर लगने लग जाता है, हम थोड़े एंग्शियस हो जाते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। अगर हम ये समझ लें कि सभी हमारी फैमिली है, तो जैसा आपने बोला कि एक बहुत ही अच्छी फीलिंग उससे आएगी। तो वसुधैव कुटुंबकम और आपका कहना है कि जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है, ये कहीं ना कहीं एक लिंक बनाते हैं कि एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ लिंक्ड। वाह वाह, थैंक्स फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्लैरिफिकेशन। मेरा अगला क्वेश्चन है फ्लो स्टेट के बारे में। तो जैसे कहा जाता है कि कोई आर्टिस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कवि है जो कविता लिख रहा है, तो जब वो कविता लिख रहा होता है तो वो उसको कॉन्शियसली सोच के नहीं लिखता, ही गोज इन अ फ्लो स्टेट और कविता उसके थ्रू आ रही होती है। तो मैम, हम भी कैसे इस फ्लो स्टेट में ज्यादा से ज्यादा जाएं, ताकि जैसे हम अगर ऑफिस का ही काम कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हम स्ट्रेस फ्री होकर वो काम कर सकें। तो व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द सीक्रेट, ताकि हम इस फ्लो स्टेट को कहीं ना कहीं पकड़ पाए, जान पाए, उसमें रह पाए? हाँ, फ्लो स्टेट एक मनोवैज्ञानिक टर्म है जिसको मनोवैज्ञानिकों ने कॉइन किया है। पर फ्लो स्टेट हम लोगों ने सबने कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सपीरियंस की ही है। स्पेशली क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ, जिन्होंने सुदर्शन क्रिया का अनुभव किया है, उन्होंने फ्लो स्टेट का भी अनुभव किया है। जो रेगुलरली सहज समाधि ध्यान करते हैं, वो फ्लो स्टेट का अनुभव करते ही है। तो ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ हम टाइमलेसनेस को अनुभव करते हैं, एफर्टलेसनेस को अनुभव करते हैं। हम टाइम के परे जाते हैं, तो ध्यान में तो टाइम के परे, वो स्पेस और टाइम के परे जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्टेट में आपकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होती है। जैसे आपने कविता का एग्जाम्पल दिया, हाँ, क्रिएटिविटी हाईएस्ट होती है। तो इसमें अगर आप भी फ्लो स्टेट को अनुभव करना चाहते हैं तो सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस करिए, ध्यान की गहराई में जाइए, आप जरूर फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग में हैप्पीनेस प्रोग्राम में सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। सहज समाधि और हैप्पीनेस प्रोग्राम दोनों आर्ट ऑफ लिविंग के एंट्री लेवल प्रोग्राम्स हैं। तो आप जरूर ये दोनों का एक्सपीरियंस लीजिए, इट्स वर्थ इट। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की तरह आपको मिलेगा। वाह वाह। तो मैम, मेरा अगला क्वेश्चन है फ्लो स्टेट के बाद टेलीपैथी के ऊपर। मैम, जो इंडिया की इतनी रिच मैथोलॉजी है, उसमें कई कहानियां हमने सुनी है जहाँ पे एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन की बात की जाती है, जहाँ बिना एक्चुअल बात किए एक दूसरे के हम विचार समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विचार ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो मैम, क्या इसमें कोई सच्चाई है? आपको क्या लगता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के बारे में, आपका क्या विचार है? टेलीपैथी कुछ एबनॉर्मल नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है और हमने सबने ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया ही है। ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। बस ये वो है, ये या फिर इतना क्लैरिटी के साथ नहीं हुआ होगा। अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो अपने साथ तो ये हुआ ही होगा, पर आप आसपास हमारे नेचर में भी आप देखो, ये होते रहता है। जैसे आप आसमान में बर्ड्स का फॉर्मेशन देखते हो जी, अभी वहां पे कोई लीडर नहीं होता या कोई गाइड करने वाला नहीं होता, वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते होंगे? आपको लगता है कि एक पक्षी आगे जाता है, दूसरा पीछे आता है, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल करते होंगे? राइट, एकदम परफेक्ट पैटर्न में उड़ते हैं। कई बार मैंने नोट किया है, ऐसा वी शेप में या कुछ पैटर्न्स में उड़ते हैं हमेशा। हाँ बिल्कुल। और उसके पीछे भी एक कुछ इंटेलिजेंस है, बट वो कम्युनिकेशन कैसे होगा इसके बारे में तो हम आश्चर्य कर सकते हैं। राइट। या फिर आप मछलियों को देखो, जल में एक
एक विशिष्ट पैटर्न में चलती है, एकदम कॉम्पैक्ट होके चलती है। हाँ। और जिस तरह से वो मुड़ती है, उनके मूवमेंट आप देखो, कैसे उनको पता है ऐसे ही जाना है। राइट। ये तो पक्षियों के बारे में हो गया। हमारे डे टू डे लाइफ में देखो, जैसे माता और शिशु के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो इतना छोटा बच्चा होता है पर बोल भी नहीं सकता, जी, पर जी। माँ को सब पता चल जाता है। अभी इसके पेट में दुख रहा है, अभी इसको भूख लगी होगी, अभी इसको हाँ, नींद लगी होगी। ये correct. कम्युनिकेशन, इसको इंट्यूशन भी बोल सकते हैं, पर ये किस लेवल का कम्युनिकेशन है? राइट, राइट। या फिर भक्त और भगवान के बीच में या गुरु शिष्य के बीच में भी ऐसे कम्युनिकेशन चलता है। जैसे कोई बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ अगर पुकार ले अपने आराध्य को, अपने भगवान को, अपने गुरु को, तो आंसर तो मिलता ही है। जी, जी, जी। तो ये कम्युनिकेशन हमारे लिए नया नहीं है। हाँ, हाँ। ऐसे ही शायद कोई संस्कृति होगी पूरे दुनिया में जहाँ पे प्रेयर नहीं होती। राइट। 90% लोग इस जगत में प्रार्थना में विश्वास करते हैं। जी। आप कैसे मैसेज भेज रहे हो, किसको भी भेज रहे हो, अपने गुरु को भेज रहे हो, या जिसे आप मानते हो, जिस शक्ति को आप मानते हो, उनके पास आप जो मैसेज भेज रहे हो कैसे भेज रहे हो। जी, जी। वाह। तो ये एक्सपीरियंस तो हमारा सबका है, सबका है ही। करेक्ट। जब आपने भी कहा तो मैं रिलेट कर पाया कि इतनी कुछ पैरानॉर्मल चीज नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने दैनिक जीवन से भी देखें तो डेफिनेटली हम सबने ये अनुभव कभी ना कभी किया ही है। मेरा अगला क्वेश्चन है इंट्यूशन के ऊपर। आपने भी ये शब्द यूज किया तो वहां से मुझे लगा कि इसके ऊपर जरूर एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो जैसे इंट्यूशन कहते हैं कि हमारे अंदर की आवाज जैसे आती है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरे अंदर तो बहुत सारी आवाजें आती हैं। एक मन कहता है ये कर लो, एक मन कहता है ये कर लो। तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं कि ये जो मेरी आवाज है ये मेरे मन की आवाज नहीं, ये मेरी इंट्यूशन है, और इसको कैसे स्ट्रेंथन करें मैम इंट्यूशन को? देखो, आवाज अंदर की हो या बाहर की हो, अगर बहुत शोर हो तो आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे अभी काफी शोर है तो मैं आपको नहीं सुन पाऊंगी। राइट। या आप मुझे नहीं सुन पाएंगे। राइट। तो ये जो शोर है ना, इसको शांत करने की जरूरत होती है। राइट। तो ये क्या होता है शोर? जैसे हमारी खुद की इच्छाएं। अब अभी ये इंट्यूशन है या नहीं है, यही आपका सवाल है ना? जी, जी, जी। तो हमारी खुद की अगर हमारे डर, हमारे इनसिक्योरिटीज, हमारे डिजायर्स अगर बहुत सामने आने लगे तो वो नॉइज होता है। हाँ, फिजिक्स के लैंग्वेज में जिसको नॉइज फैक्टर कहते हैं। राइट, राइट। तो जितने हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, ये और स्ट्रॉन्ग और शार्प होने लगता है। ओके। और फिर हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ यही सही है, हम उस पर विश्वास करने लगते हैं। तो इंट्यूशन अगर हमको अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो एक शॉर्ट मेथड जो है वो है मेडिटेशन। ओके। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन जब हम करेंगे, जब अपने अंदर गहराई का अनुभव करेंगे, तो वी कैन डिफरेंशिएट कि कौन सी जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ माई पैटर्न्स, माई डिजायर्स, और कौन सा थॉट है वो सच में मेरे अंदर की आवाज है। ऐसा कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? देन वी कैन रिकॉग्नाइज कि दिस पर्टिकुलर थॉट और दिस पर्टिकुलर जो मुझे आ रहा है करने का कि ऐसा करना चाहिए, दैट विल बी इंट्यूशन। ऐसा बोलना सही है? देखो, सबसे पहले इंट्यूशन क्या है ये समझना जरूरी है। जो आपने प्रश्न पूछा उसके लिए ऐसा नहीं है कि अभी इंट्यूशन नहीं है। कम अधिक प्रमाण में हर एक व्यक्ति के साथ होता ही है। जी। जैसे आप ऐसे किसी नए जगह चले गए जहाँ आप पहले नहीं गए हो, और आपको कभी कभी लगता है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, 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 करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो क्या है वो, अब जो लगता है वो क्या है? हाँ। फिर आपको कोई आके बोलता है कि नहीं, यहाँ पे अभी झगड़ा हुआ था किसी के बीच में। Exactly. तो वो आप पकड़ पाते हो। Right. दैट इज दैट इंट्यूटिव फीलिंग। Right. या आप किसी से कोई डीलिंग कर रहे हो, कोई व्यवहार कर रहे हो, ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है, जबकि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये होता ही है हर एक व्यक्ति में। Right. अभी ये कैसे, जिससे आपने कहा कैसे स्ट्रांग होगा, तो जब हम ध्यान करने लगते हैं, रेगुलरली ध्यान करते हैं, तो फिर ये अपने आप स्ट्रांग होने लगते हैं। ओके, ओके, ओके। तो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमारे वेदास हैं, हमारे उपनिषद हैं, ब्रह्म सूत्रास हैं, इतना गहरा नॉलेज हमारे पास है इंडिया में, तो कई लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि भाई ऋषि इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि चलो हम वेद लिखते हैं। वो बोलते हैं कि ये डाउनलोड किया गया, ब्रह्मांड से सीधा डाउनलोडेड था और उन्होंने फिर ये एक्सप्रेस किया। तो इसमें क्या मैम सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही है।
तो जैसे अभी हम गूगल पे इंटरनेट पे अपना पूरा विश्वास रखते हैं ना, कुछ जी। भी इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए हो तो हम तुरंत गूगल पे Google कर सर्च लेते कर हैं। लेते हैं और गूगल माता हमको सारे आंसर्स देती भी है। जी तो उस टाइम पे जो हमारे प्राचीन ऋषि थे वो कॉस्मिक इंटरनेट से कनेक्ट होते थे। ओके ध्यान की गहराई में जब जाते थे तो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज के साथ उनका तालमेल होता था। राइट तो उस स्थिति में वो इस गहरे ध्यान को डाउनलोड कर गहरे ज्ञान को डाउनलोड कर पाते थे। तो ओके। ये जो वेदास है, उपनिषद है, ये वही डाउनलोडेड फाइल्स है, ये किसी ने वाह। ट्रायल एंड एरर से नहीं लिखा है। वाह तो और वो ज्ञान अभी भी टेस्ट ऑफ द टाइम बोलते ना, अभी भी वो समय के साथ उतना ही खरा उतरा है। जी 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 अभी भी वो रेलेवेंट है। राइट मैं वही रेलिवेंसी से रिलेटेड मेरा अगला प्रश्न भी था कि एक तरफ हमारा ये पूरा रिच ट्रेडिशनल नॉलेज है, विजडम है पूरी की पूरी, ये तब का ज्ञान है जब कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे। और आज जो मॉडर्न साइंस की थ्योरीज निकल के आ रही हैं, जब टेलीस्कोप है जहां हम एक एटम के अंदर भी जा पाते हैं, अणु को भी हम विच्छेद करके देख पाते हैं, भाई क्वार्क्स लेप्टॉन्स हम देख पाते हैं। और अगर ये माइक्रोस्म की बात होगी, अगर बाहर की बात करें तो हम दूसरी आकाश गंगाओं को देख पाते हैं, इतने प्लैनेट्स को देख पाते हैं टेलीस्कोप से। तो ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से जो नॉलेज निकला है मॉडर्न साइंस का, और एक तरफ ऋषिज का नॉलेज जो अपने ही अंदर जाके निकला था, ये दोनों कहाँ कन्वर्ज करते हैं और कहाँ एक दूसरे को ये सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट करते हैं? ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते ही है, ये साथ साथ चलते हैं। जी। तो देखो मैंने गुरुदेव से ये सुना था कि ट्रेड, ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी एंड ट्रूथ, इसको रिवाइवल की जरूरत होती है। जी तो समय के साथ साथ इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए, वो पहले के नॉलेज को ये वैलिडेट करते हैं कि हाँ जो था तभी अभी भी है। उस टाइम पे वो ध्यान की गहराई में जाकर ये नॉलेज पाते थे, अभी हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स के द्वारा पाते हैं। जी जी तो यानी कि कहीं ना कहीं दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं, एक दूसरे के विरोध भी नहीं है ये। विरोध में बिल्कुल नहीं है। जी। आप देखो साइंटिस्ट्स को देखो, जैसे आइंस्टाइन है, प्लेटो है, आर्किमिडीज, ये लोगों ने ये पढ़ाई है, ये जो ईस्टर्न फिलॉसफी है इन्होंने पढ़ा है और इसको उन्होंने अप्रूव भी किया है, उनके रिसर्च में उसने हेल्प भी किया है। राइट राइट इनफैक्ट मैं एक टॉक सुन रहा था जहाँ पे वो कह रहे थे कि सपोज अर्थ इज राउंड, कई लोग मानते हैं कि अभी 15वीं-16वीं शताब्दी में वेस्टर्न साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जबकि एक टर्म है भूगोल, जो कि काफी हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो भू यानी के धरती और गोल यानी के राउंड। तो ये भी कहीं ना कहीं शो करता है कि जो मॉडर्न साइंस आज खोज रहा है, कहीं ना कहीं एंशिएंट ऋषिज ने ये सब विजडम भी किसी ना किसी तरीके से वो डाउनलोडेड फॉर्म में उसको लिखा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। ये भी लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं, तो इसको मैम आप एक मिस्टिकल पर्सपेक्टिव से कैसे देखती हैं? मिस्टिकल पर्सपेक्टिव से मैं एक आइसबर्ग का एग्जांपल देना चाहूंगी। देखो जैसे एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग मतलब बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा, तो नहीं बोलूंगी, समझ लो पहाड़ जी, और जी। वो समुंदर में तैर रहा है। राइट। हाँ, तो उसका कितना भाग दिखता है, उतना ही दृश्य जगत है। अदृश्य जगत वो बाकी का आइसबर्ग है। राइट। तो जैसे अब आप आसमान में देखते हो, तारे सितारे देखते हो, इनके बीच में जो है ना, इनको जो कवर करता है वो ये डार्क मैटर है। तो गुरुदेव ने इसके बारे में बहुत सुंदर कहा है। अगर वो वीडियो कभी मिले ना, या अपने पॉडकास्ट में भी अगर आप लगा सकते हो उसका लिंक, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा जैसे पानी में एक बुलबुला है, बुलबुला जो जी 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 बबल है, बबल जी, तो वो राउंड क्यों दिखता है? क्योंकि वाटर प्रेशर है, पानी के दबाव में वो राउंड दिखता है। उसी तरह सूर्य गोल क्यों दिखता है? क्योंकि ये डार्क मैटर से घिरा हुआ है सभी तरफ से, तो वो उसके दबाव में गोल दिखता है। ऐसे ही सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है ऐसी है, तो ये पूरा डार्क मैटर ही है। अभी डार्क मैटर क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। जी जी, है ना। ये कहते हैं कि हमारा जो मिल्की वे है, आकाशगंगा है, तो सूर्य के आसपास इतने सारे ब्लैक होल्स हैं
कई ब्लैक होल्स है और सूर्य उनसे एस्केप कर रहा है। और जैसे ही वो सूर्य के पास आते हैं, सूर्य उनसे दूर हो जाता है, फिर वो दूर हो जाते हैं, फिर ये खेल चल रहा है ब्रह्मांड में। हम अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में, अपने जॉब में, रिलेशनशिप्स में, पैसे में, इसमें घिरे रहते हैं। ये ब्लैक होल पूरे मिल्की वे को स्वाहा कर सकता है। कभी भी सब के सब हम लोग ब्लैक होल में चले जाएंगे। ये कभी भी हो सकता है। तो हाँ, ऐसे है। तो ये मिस्ट्रीज है, बट अगर आप देखो तो लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है इससे। हम जब भी आसमान में देखो रात के टाइम पे, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स इतने चींटियों जैसे लगने लगेंगे। स्पेशली ये पता चले कि अरे ब्लैक होल कभी भी ये पूरे सूर्य और ये सोलर सिस्टम को खा सकता है। करेक्ट। ये सच में मतलब कई बार बहुत छोटी प्रॉब्लम ही होती है, बहुत बड़ी लगने लग जाती है हमें, क्योंकि हम लोग देख ये चीज रहे होते हैं, आसपास बातें उस प्रकार की हो रही होती है। बट बिल्कुल सही बात बोला आपने। मैं कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ साइंस की, जहाँ पे देखते हैं इतनी बड़ी मिल्की वे, इतनी बड़ी आकाश गंगाएं, और ऐसे कितनी आकाश गंगाएं हैं एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, रोटेट कर रही हैं। तो ये देख के लगता है कहाँ हम, कहाँ पृथ्वी और कहाँ मेरी छोटी सी प्रॉब्लम। तो ये तो मैम बिल्कुल आपने बिल्कुल कमाल की बात बताई। तो इसी बात से मैम इस पॉडकास्ट के आखिरी क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जैसे आपने ये एक्सप्लेन किया कि इस ब्रह्मांड के ज्ञान से हमारी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लग जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एक मिस्टिकल पर्सपेक्टिव का। तो उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी को अगर हमको अपने दैनिक जीवन में उतारना है, तो कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को और स्पिरिचुअल मिस्टिसिज्म को अपनी डेली लाइफ में उतार सकते हैं मैम? अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी है ही। स्पेशली अगर आप इस देश में पैदा हुए हैं, इफ यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, ये भारत की संस्कृति ही ऐसी है कि ये ओत प्रोत है आध्यात्म से। राइट। बस ये हो गया कि जो चीजों को साइंटिफिक बैकिंग नहीं था, उसको बहुत आश्रय नहीं मिला, फिर वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान को उतना सम्मान नहीं मिला जी, वो थोड़ा थोड़ा पीछे हटते गया। पर अभी टाइम बहुत बदल गया है। जैसे 30-40 साल पहले आप किसी को बोलते, मैंने ये मेडिटेशन करना 24 साल पहले सीखा था, और मैं तब से रेगुलरली ये मेरे डेली रूटीन का एक भाग है। तो मैं मेरे कलीग्स को ऑफिस में बोलती थी, मेरे बॉस को बोलती थी, सर आपको भी सीखना चाहिए। तो बॉस बोले रिटायरमेंट के बाद करेंगे जी। कुछ लोग बोलते थे कि ये अभी मेरी उम्र है क्या, हाँ, या फिर हिमालय में चले जाओ। राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ ये हमारे डेली लाइफ से इंटीग्रेटेड है, टोटली रेलेवेंट है। थोड़ा सा टाइम निकालना है, पर वो जो भी टाइम हम इसके लिए निकालते हैं, ये हमको कई गुना ज्यादा बेनिफिट देता है। इनर पीस, आउटर डायनामिज्म। हम जितने पीसफुल होते हैं अंदर से, उतने बाहर की एक्टिविटीज में डायनामिक होते हैं। हम अपना क्रिएटिविटी में बहुत हाई हो जाते हैं, हमारा एंथुसियाज्म लेवल हाई रहता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा टाइम रोज निकाल के ध्यान के लिए देना चाहिए जी। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मेडिटेशन से हो जाएगा। मेडिटेशन से हो जाएगा। सुदर्शन क्रिया सीख लो, सुदर्शन क्रिया से हो जाएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही आपने एनलाइटनिंग सेशन लिया, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हमेशा मन को परेशान करते थे कि इंट्यूशन क्या है, टेलीपैथी पॉसिबल है कि नहीं, क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है, तो काफी आंसर्स हमने जाने। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।